रहे थे। ओके, उसके 2 क्वेश्चन बाकी थे हमारे। जो हम लेसन कर रहे थे उसके 2 क्वेश्चन बाकी थे। आखिरी क्वेश्चन हमने किया था दाचू कहानी में बाल मन की जो संवेदनाएं हैं उसका चित्रण, वो हम कर रहे थे, राइट। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद है 2 आशय स्पष्ट हमें करने हैं। तो पहला आशय स्पष्ट है, मनुष्य की भावनाएं बड़ी मैम विचित्र लिखने का है। होती हैं। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आज स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। और वैसे मैंने कल आपको भेज दी ना, पीडीएफ भेज दी ना बॉयस। यस मैम, हाँ मैम। है मेरे पास। हाँ। हाँ, तो ये पूरी पीडीएफ भी आपके पास आ गई है। फिर भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल गई है आज। ओके, हाँ ओके मैम। चलिए। तो मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। चलो नया नहीं, पढ़ो बेटा। मैम मैं पढ़ूँ? 1 मिनट बेटा, अब इनको बोल दिया है ना, तो इनको पढ़ लेने हाँ देते हैं, फिर आप पढ़ दे। हाँ मैम। चलो पढ़ो बेटा। क्वेश्चन, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। आंसर, शेखर जोशी कृत दाजू कहानी से यह विधान अद्भुत किया गया है। मनुष्य के मन को समझना मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। इस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच कोलाहलपूर्ण वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। उसे सब कुछ पराया और अपनात्वहीन लगता है। मन की ऐसी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया है। हम्म शेखर जोशी कृत जो दाजू कहानी है उसमें मनुष्य की भावनाओं को विचित्र कहा है। तो क्यों कहा है वो हमें समझाना है। आप उसे सवाल की तरह भी ले सकते हैं। तो वही ऐसे स्पष्ट है, हमें एक विधान दे दिया है कि ऐसा है, तो ऐसा क्यों है वो हमें समझाना है। तो दाचू कहानी जो है उसमें मनुष्य की भावनाओं को विचित्र कहा है, क्योंकि मनुष्य के मन को समझना मुश्किल होता है। आज आप लोग नहीं समझ सकते कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, मैम क्या मैम के मन में क्या है, आगे क्या वो करेंगे, कैसे करवाएंगे, या मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, वो भी आप ज्यादा हद तक नहीं सोच सकते। वैसे मैं भी आपके मन के बारे में अभी नहीं सोच सकती कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकती हूँ, पर ज्यादा नहीं सोच सकती। आज जैसे आप लोग बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ इंग्लिश के लेक्चर में भी आप लोग अच्छे से बोल रहे थे, अभी भी आप लोग अच्छे से बोल रहे हैं। तो मुझे तो अभी यही लग रहा है कि आज आप लोग फ्रेश हैं, आज आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज तो मैं आपके मन के बारे में यही कह सकती हूँ, पर उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्हें अभी ज्यादा मन नहीं हो रहा होगा। तो मनुष्य के मन को समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता ना, तब निर्जन एकांत में भी वह खुद को अकेला महसूस नहीं करता। और इस एकांकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। परंतु इसके विपरीत भी होता है, कभी कभी बहुत सारे लोगों के बीच रहकर भी उसे अकेलापन महसूस होता है या सुनापन महसूस होता है। उसे सब कुछ पराया लगता है। तो मन की ऐसी स्थिति के कारण लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र बताया है। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। हाँ। मैंने जिस प्रकार आंसर दिया आप सीधा वैसे भी लिख सकते हैं। जो इसमें दिया है वही लिखना जरूरी नहीं है। समझेंगे तो आंसर अपने आप भी लिख पाएंगे, पर सीधा इसको याद करना 3 4 बार रट लो रट लो रट लो तो याद नहीं होगा। इससे अच्छा कि समझ के करो। ठीक है, चलो। अब कौन पढ़ने वाला है? दूसरा से मैम स्पष्ट। मैं पढ़ूं? आदि। मैं पढ़ूँ? मैम हाँ मैं पढ़ो, पढ़ो आदि। मदन को जगदीश मदन को के जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। उत्तर,
मदन को जगदीश बाबू के साथ अपनत्व हो गया था। वह उसको अपना बड़ा भाई मानने लगा था, इसलिए मदन उनको बार बार दाजू कहकर पुकारता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकी एकाकीपन दूर हो गया। जब उनको अहम के कारण मदन का बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगा था, मन को ठेस पहुंची। वे मदन को गुस्सा होकर डांटने लगा। दाजू दाजू क्या चिल्लाता रहता हो? किसी की प्रेस्टीज। प्रेस्टिज प्रेस्टीज का ख्याल भी तुम्हें नहीं है। जगदीश बाबू के इस व्यवहार से मदन को गहरी चोट लगी थी और कोठरी में बैठकर रोने लगा। वेरी गुड, परफेक्ट। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। अब इसी विधान को समझाना है। तो हम समझ सकते हैं कि क्यों चोट लगी। पहले तो मदन जगदीश बाबू के साथ अपनापन महसूस करने लगा था। वो उसको अपने बड़े भाई जैसा मानने लगा था। इसलिए मदन को बार बार दाजू मदन उन्हें पुकारता था। पर कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन भी इस मदन के मिल जाने से दूर हो गया। अब उनको उनका जो अहम है ना, वो जागरूक हो गया। और इसके कारण मदन का उन्हें बार बार दाजू कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके मन को ठेस पहुंचती थी और वे मदन को गुस्से में कह दिया, उन्होंने डांटने लगे या कह दिया कि क्या दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है। और जगदीश बाबू के इसी व्यवहार से मदन को चोट लगी और वह मैनेजर से छुट्टी लेकर या सर दर्द का बहाना करके अपनी कोठरी में बैठकर रोने लगा। क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो यहाँ हमारे इस लेसन नंबर 15 दाजू के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है। और अब हम जो हैं वो सीधा रहीम के दो हैं जो हमारा स्वाध्याय बाकी था वो कर लेते हैं। अल्फाज। हाँ मैम। हाँ, कल मैंने आप लेसन नंबर 13 और 14 के विकल्प भेज दिए। 15 के बाकी थे, आप सही हाँ थे। आज भेज दूंगी, हाँ ठीक है। हाँ आज सही थे कि 15 के बाकी थे। ओके, चलिए। तो आज हम जो हैं हमारा लेसन नंबर 13 रहीम के दो हैं, उसके क्वेश्चन आंसर जो बाकी हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? रयान। रयान है? मैम, ये तो लिखने का है ना? पढ़ू। हाँ, ये लिखना पड़ेगा बेटा, ये तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके मैम, आप इसकी पीडीएफ डाल दोगे? एसक्यू लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एसक्यू लिखने पड़ेंगे। ओके मैम। चलिए, रयान खान मैं पढ़ो पढ़ू। बेटा। खाली जगह परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं। हम्म कौन धन का संग्रह करते हैं? सज्जन। हाँ, सज्जन लोग जो हैं वो परोपकार के लिए, यानी दूसरों की भलाई के लिए धन का संग्रह करते हैं। याद रखिएगा, अभी के अभी आपके एसक्यू भी हो जाएंगे इस लेसन के लर्न, और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो ही जाएगी। ठीक है। इसका सवाल भी ऐसे हो सकता है कि सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग किस लिए करते हैं? तो परोपकार के लिए। और यहाँ ब्लैंक्स में दिया है कि कौन परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं? तो सज्जन। ठीक है। तो दोनों प्रकार से आपका सवाल भी हो गया और आपके रिक्त स्थान भी हो गई। ओके, उसके बाद पढ़िए। कौन पढ़ने वाला है? पढ़ू। हाँ, पढ़ो बेटा। विपत्ति में डैश की पहचान होती है मित्र। विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। यहाँ भी सवाल हो सकता है कि विपत्ति में
हमें किसकी पहचान हो जाती है? तो विपत्ति के समय में कौन हमारा है और कौन पराया, इसकी पहचान हमें हो जाती है। अपने पराये की पहचान खाली जगह में ही होती है। हाँ, आंसर दोनों हाँ, सेम ही है, विपत्ति थोड़ा उल्टा विपत्ति। कर दिया। हाँ, विपत्ति, अपने पराये की पहचान विपत्ति में ही होती है। मैम ये वाली क्लियर? स्लाइड रखना। हम्म, आप लिख लो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। मैम पहले में और दूसरे में क्या? क्या होगा आंसर? खाली जगह परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं। सज्जन। सज्जन। और दूसरे में विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। और तीसरे में विपत्ति। हाँ, तीसरे में विपत्ति। हो गया? हाँ मैम हो गया। बाकी बॉयज का हो गया? हाँ मैम हो गया। हो गया ना अल्फाज? चलिए अब पढ़िए। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तलवार। बताइए। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। आंसर होगा तलवार। हो गया? डैश। हाँ, पढ़ो। डैश दूध से मक्खन नहीं निकलता। हम्म क्या होगा आंसर? बाकी भी आंसर दे सकते हैं, जो पढ़े वही आंसर दे, जरूरी नहीं है हमारे। कोई भी आंसर तो दे सकता है। बिगड़े दूध से मक्खन नहीं निकलता। बिगड़े, आंसर होगा बिगड़े। बिगड़े दूध से मक्खन नहीं निकलता। मैं रीड करूँ? करो बेटा। डैश विष व्यापात नहीं लपटे रह रहत पुंजक। खाली जगह विश्व व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। चंदन। हाँ, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। ओके, लिख ले तो बताइए। मैम लिख लिया। अल्फाज लिख लिया? हाँ मैम। चलो, रहीम खाली जगह को भली कहते हैं। रहीम किसे भली कहते हैं? विपत्ति को। हो विपत्ति थोड़े दिन की सो भली होय। और उसमें किसका पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया, उस बात का सच्चे इसमें पता मित्र। भी चलता है। हाँ, कौन अपना है कौन पराया है उसका पता इसी में चल जाता है, इसलिए विपत्ति। हो विपत्ति थोड़े दिन की सो भली होय, ऐसा दोहा था हमारा।
हो गया? रहीमन देखी खाली जगह को लधु न दीजिए डारी। हम्म, चलिए आंसर। रहीमन देखी बड़ेन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लघु न दीजिए डारी। चलिए आज एक ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब कहाँ है? बिगड़े दूध से डैश नहीं बनता। उसका मक्खन। आंसर। मक्खन। किसका बेटा है? 8 नंबर की हाँ ब्लैंक्स या इसका। 9? रहीमन देखी बड़ेन और बिगड़े दूध से क्या नहीं बनता? मक्खन। 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 अभी हमने इस ब्लैंक्स में देखा खाली जगह दूध से मक्खन नहीं बनता तो बिगड़े, तो यहाँ बिगड़े दूध से मक्खन नहीं बनता। शब्दों की हेरा फेरी है और कुछ नहीं। चलिए हो हो गया। गया मैम। हाँ। हाँ मिस। अल्फाज, हमें। ये हमारे अल्फाज भाई साहब है ना, वो थोड़ा आराम से लिखते हैं, सही सही और अच्छे हैंडराइटिंग से, इसलिए उन्हें थोड़ी देर लगती है, तो उनके लिए रुकना पड़ता है। हो गया हो अल्फाज? चलिए, गरीब को पहचानने वाला खाली जगह कहलाता है। सज्जन। नहीं। क्या होता है गरीब को पहचानने वाला? दीन बंधु। गरीब को पहचानने वाला दीन बंधु कहलाता है। क्या मिस? दीन बंधु। दीन बंधु। दीन बंधु। ओके मिस, लिखिए। उसके बाद चंदन विष व्यापत नहीं, खाली जगह रहत भुजंग। ये भी खाली जगह दूसरी बार आई लटके। है? लटके रहत भुज। नहीं, देखो इसको पहले मैं आगे की दिखाती हूँ। चलिए इसमें है इसका आंसर, इस 6 नंबर की लपट। बैंक में। हाँ, लगाओ सुना। चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। लपटे रहत भुजंग। म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो। ओके चलो, उसके बाद रहीमन विपदा हूँ भली, जो विपत्ति। जो खाली जगह दिन होय। विपत्ति विपत्ति। नहीं, नहीं, रहीमन विपदा, विपत्ति यानी विपदा, तो वो तो शब्द आगे आ गया। रहीमन विपदा हूँ भली, जो खाली जगह दिन की होय। काव्य की पंक्ति से लिया गया है। थोरे। थोरे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन की होय। देख लिया? हाँ मैम, लिख दिया। चलिए उसके बाद एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पढ़िए। रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? उत्तर। रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उसके दूसरों का भला होता है। रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है?
तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उस संपत्ति से दूसरों का भला होता है। उस संपत्ति से दूसरों का भला होता है। मैम दूसरा मैं पढ़ूं। पढ़ो मानो। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? छोटों का उत्तर, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम छोटों का होता है वह काम बड़े नहीं कर सकते। हम्म छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम छोटे कर सकते हैं वे काम बड़े नहीं कर सकते। इसके लिए किसका उदाहरण दिया था यहाँ कवि ने? किस सुई और चीज का? तलवार। हाँ, सुई और तलवार का उदाहरण दिया था ना, इसके लिए। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नो मैम, 2 मिनट। मैम हो गया। ओके, चलो। अब आप दोनों ने बहुत पढ़ लिए। एक सभी मिनट में। प्रश्न आप लोग बोल रहे हैं ना, तो दूसरे बोल ही नहीं रहे कि चलो ये दोनों बोल रहे हैं ना। चलो, इन दोनों के अलावा आप अली असगर हैं आज? मैम आप एक क्वेश्चन तो થઈ ગયા। हाँ बेटा, वो अल्फाज लिख रहे हैं ना, इसलिए दोबारा रखे। यस, हूँ मैं हो अलियास गया सर। मैम। हाँ, अली असगर पढ़ो, चलो बेटा। सुई का काम कौन कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। वेरी गुड। उत्तर प्रकृति का क्या रक्षण है? उत्तर प्रकृति का यह रक्षण है कि बुराई की बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। ओके अली असगर। अली असगर ने सोचा कि चलो मुश्किल से मेरी बारी आई है, बाकी तो आज वो दोनों पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, तो चलो एक साथ दो प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं, फिर बारी आए ना आए, है ना अली असगर? सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो आगे हमने जैसे देखा, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, वैसे ही जो काम बड़े नहीं कर सकते वो कभी कभी छोटे भी कर जाते हैं। और उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है? तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वे बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वे बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। हो गया? नो मैम, 2 मिनट। ओके, अब हो गया बॉयज?
यस मैम। ओके वत्सल। मैम 1 मिनट रखिए तो। ओके इसमें आप एक और प्रश्न अभी लिख लीजिए। चलिए मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। सवाल नंबर 5 करके लिखिए। हाँ मैम बोलो। मांगने के बारे में, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? मैम फिर से एक बार बोलो। हम्म? फिर से एक बार बताओ। सुनाई नहीं दिया बेटा, आप क्या कह रहे हो? मैम फिर से एक और बार बताओ ना। मैम मैं बोल दूं? मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? ये प्रश्न लिख लीजिएगा बेटा, इसमें नहीं है। लिखिए आंसर। रहीम जी कहते हैं कि, रहीम जी कहते हैं कि मांगना, मांगना मृत्यु के समान है। मांगना मृत्यु के समान है। अब लिखिए 6 नंबर का। 5 नंबर का ये था, अब लिखिए 6 नंबर का। सज्जन, सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग, अपनी संपत्ति का मैम उपयोग। हाँ ये बेटा। 6 वाक्यांश है कि आंसर है? 6 प्रश्न तो लिखिए, फिर आंसर लिखवाओ ना बेटा। हाँ सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं? सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं? लिखिए आंसर। सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के, दूसरों की भलाई, भलाई ब्रैकेट्स में लिखिए हित, हित यानी दो में से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, भलाई या हित के लिए करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या तो दूसरों के हित के लिए करते हैं। हो गया? हाँ मैम हो गया। ओके चलो अब आगे। मानव पढ़ो। इसमें पढ़ लो। हाँ पढ़ो चलो, पढ़ो बेटा। विपत्ति रूपी कसौटी कैसी है? उत्तर, कसौटी अच्छे बुरे की पहचान करा देती है। इस प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्र का पता चल जाता है। विपत्ति रूपी कसौटी कैसी है? तो जब कसौटी होती है तब हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, और विपत्ति के समय हमें सच्चे और झूठे मित्र का पता भी चल जाता है। आपकी मुश्किलें में जो आपके साथ खड़ा रहे वो आपका सच्चा मित्र है, और जो दिखाई ही ना दे, एक फोन भी ना करे, या तो मुझे ये काम है, कुछ काम हो तो बोलना, फिर जब काम बोलो तब कहे मुझे ये काम है वो काम है, बहाने करे, तो समझ लेना कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है।
चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए। दीनबंधु के समान किसे बताया गया है? वत्सल। मैम 1 मिनट और अपना स्क्रीनशॉट लेना रह गया। वत्सल हैं? हो गया। चलो पढ़ो नहीं, कोई। क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ लूं। हाँ, पढ़ो। गरीब सबको देखता है वो, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। जो दीनों और अनाथ की मदद करता है, उसे दीनबंधु ईश्वर के समान बताया गया है। ओके, वेरी गुड अलियस्कर। दीनबंधु के समान किसे बताया गया है? तो जो गरीब जो होते हैं वो सबकी ओर देखते हैं, लेकिन उनकी ओर कोई नहीं देखता। और जो इन दीन या अनाथों को या इन गरीबों की मदद करता है, उसे हम दीनबंधु या तो ईश्वर के समान बताया गया है। ओके, उसके बाद है सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं? तो एक छोटी और बड़ी सभी चीजों का महत्व यहाँ बताया गया है कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। तो दोनों का ही महत्व है, छोटी चीजों का और बड़ी चीजों का। जहाँ जिसका महत्व हो, जिसकी जरूरत हो, वही काम का है। स्क्रीनशॉट ले लेना बॉयज। मैम हो गया, ले लिया। चलिए, आप LQ कर लेते हैं। अल्फाज पढ़ो तो चलो। मैं पढ़ूं? हाँ मैं। अल्फाज का। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? उत्तर। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें समझाते हैं कि परोपकार करने वाले कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते। वृक्ष अपना वृक्ष अपना फल शुद्ध नहीं खाता, खुद नहीं खाते। खुद नहीं खाते। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। परोपकार वृक्षની फलती फलती पर परोपकार्य वहंती वहंती। वहंती अंध। हमें इनसे प्रेरणा देनी चाहिए लेनी चाहिए कि संपत्ति का उपयोग हमें परोपकार परोपकार के लिए करना चाहिए, श्राद्ध के लिए नहीं। सच्ची संपत्ति वही है जो उन अन्य लोगों के काम आए। ओके। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से हमें क्या समझाया है रहीम जी ने? तो रहीम जी ने हमें समझाया है कि परोपकार करने वाले कभी अपने स्वार्थ के बारे में या तो अपने बारे में नहीं सोचते। जिस प्रकार वृक्ष जो हैं वो अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर भी अपना पानी नहीं पीते। इसी इनसे हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि संपत्ति का उपयोग हमें परोपकार के लिए करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम में आए। यहाँ एक संस्कृत पंक्ति दी गई है कि परोपकाराय वृक्षाणि फलन्ति परोपकाराय वहन्ति नदः। यानी कि वृक्ष जो हमने यहाँ आगे किया ना कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीते, उसी का यहाँ संस्कृत में दिया है। ओके, तो इस प्रकार वृक्ष और सरोवर से हमें यह समझना चाहिए कि हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वही सच्ची संपत्ति है जो दूसरों के काम आए। जो काम ही ना आए वो संपत्ति किस काम की? चलो, आदि या मानव कोई भी पढ़ो एक। मैं आदि पढ़ता हूँ। ये रहीम आदि। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझता है? उत्तर।
कुछ लोगों की जबान ककड़ी जैसी कड़वी होती है। वो सदा कटु वचन ही बोलते हैं। उस लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। ककड़ी कड़वी होने से लोग उसे खाते नहीं, ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाते हैं, सजा दी जाती है। ऐसी सजा कुट वचन बोलने वालों को भी देनी चाहिए। यहाँ रहीम ने हमें कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाया है। तो आप ये सब कुछ ना लिखे और सीधा जैसे मैं बोलती हूँ वैसा लिख ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि कुछ लोगों की रहीम जी समझाते हैं कि वो कुकड़ी जैसी कड़वी होती है और वे सदा कटु वचन ही बोलते हैं या कड़वा ही बोलते हैं। लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। स्वाभाविक है, ऐसे लोगों से कौन बात करना पसंद करेगा। तो लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। कटु वाणी बोलकर दूसरों के दिल को चोट पहुंचाना एक अपराध है। जैसे ककड़ी कड़वी होने पर हम खाते समय उस पर नमक लगा देते हैं, यही उसकी सजा है जिससे उसका कड़वापन कम हो जाए। ऐसी ही सजा हमें कड़वे वचन बोलने वालों को भी देनी चाहिए। ओके, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले हाँ लिया ना मैम। बॉयज। हाँ मैम, ले लिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, फिर उसके बाद दुआ से स्पष्ट कि लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती, तो ऐसा रहीम ने कौन से उदाहरण से बताया है। तो मैम पढ़ो। यहाँ आप, हाँ पढ़ो चलो। उत्तर, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम दूध और मक्खन के उदाहरण से समझाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि फटे हुए दूध से जमाई गई दही में मक्खन नहीं बनता, अधिक मथने पर भी मक्खन नहीं निकलता। इस तरह बिगड़ी हुई बात को सुधारने के लिए चाहे लाख प्रयत्न करे लेकिन वह नहीं सुधर सकती। क्या कहते हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, तो ऐसा रहीम जी ने हमें दूध और मक्खन के उदाहरण से समझाया है। जिस प्रकार फटे हुए दूध से जमाए गए दही से मक्खन नहीं बनता, उसी प्रकार हम लाख प्रयत्न करें पर जो बात एक बार बिगड़ गई है वह सुधर नहीं सकती। तो इस आंसर को आप ऐसे भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, हो गया। हाँ मैम, हो गया। और दुआ से स्पष्ट है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। काव्य के आशय स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पंक्ति दी है हमें। तो आशय स्पष्ट एक ही प्रकार के होते हैं, पंक्ति दी हो या कोई विधान दिया हो उसे समझाना है आपको। या ऐसे कहे कि भावार्थ लिखिए तो भी वही है आशय स्पष्ट, इतना याद रखिएगा। चलिए, कौन पढ़ने वाला है अब। कब से मैम मैं पढ़ूं? मानव और हादी पढ़ रहे हैं और किसी को आज मन नहीं हो रहा बेटा। गुलाम शाबिर, हाँ मैं। चलो बेटा आप पढ़ो अली अब। असगर पढ़ो। नहीं, अली असगर, गुलाम शाबिर को पढ़ने दो बेटा, एक मिनट। हाँ, प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आश्रय स्पष्ट कीजिए। पहला, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। उत्तर, रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और गरीबों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन छोटों का काम भी महत्व का है।
कपड़ा सीने के लिए छोटी सुई काम आती है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। हम्म, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम जो है वो तलवार नहीं कर सकती। जब हमें कपड़े सीने हो तो उसके लिए सुई की ही जरूरत पड़ सकती है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार लोग जो हैं वो हमेशा बड़ों को महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और गरीबों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन छोटे जो काम कर सकते हैं उनको भी हमें महत्व देना चाहिए। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैम। चलो लास्ट, आज से स्पष्ट हमारा। चंदन विश्व व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप जो हैं वो लिपटे रहते हैं। अगर आपको सर्प याद नहीं रहता तो आप सांप शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप जो हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के वृक्ष पर उनका जहर नहीं आता, उस पर उसका कोई असर नहीं होता। चंदन जहरीला नहीं होता और उसकी सुगंधि में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह उत्तम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो बुरी संगति में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। क्लियर? हाँ मिस। ओके, तो यहाँ मैंने आपको लेसन नंबर 13 जो है उसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए, राइट। अब जो है आपके विकल्प, ओके, लेसन नंबर 15 के वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेसन नंबर 15 के विकल्प